हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस में आपका स्वागत है। पीवाईक्यू क्रम में हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ज्योग्राफी के भी मैं वहीं कराऊंगा, तो आज ज्योग्राफी के पीवाईक्यू क्रम में हम पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रश्नों के संदर्भ में ही हम उनकी व्याख्या भी देखें, ताकि पता कर पाएँ कि जो प्रश्न का है उसी के अकॉर्डिंग और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम यहाँ बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दें आपको, ताकि जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ अन्य क्वेश्चन भी आराम से हो पाएँ या टैकल कर पाएँ हम। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया लोकेटेड ऑन कोस्ट लाइन, अर्थात भारत में समुद्र तट पर स्थित राज्यों की सही संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भारत का जो समुद्री इलाका है, ठीक है, तो ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं, अर्थात तटीय राज्य। इनको जो जिन राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है उनको कैसे राज्य कहते हैं? तटीय राज्य कहते हैं। ठीक है, उसी क्रम में पूछ रहा है कि ऐसे राज्यों की कितनी संख्या है, वो संख्या पूछ रहा है बस। तो देखते हैं कितनी संख्या है। ठीक है, तो ठीक है, इस क्रम में हम देखते हैं। अब इस क्रम में देखने के संदर्भ में हम देखेंगे तो कितने राज्य लगते हैं। जैसे कि ये गुजरात हो गया हमारा, ठीक, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और यहाँ कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? गुजरात। नीचे आओगे तो ये क्या हो जाता है हमारा? महाराष्ट्र। इसी से नीचे है एक छोटा सा राज्य, क्या पड़ता है? गोवा। फिर क्या पड़ता है? कर्नाटक। ठीक, ये केरल हो जाता है। यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। ऊपर जाओगे आंध्र प्रदेश, और ऊपर जाओगे उड़ीसा, और यहाँ क्या पड़ता है हमारा? पश्चिमी बंगाल। अब यही राज्य हैं जिनका हम देख लेते हैं। तो पहला राज्य क्या हो गया? गुजरात 1, दूसरा महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिमी बंगाल 9। ठीक है, तो ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है कितने हैं? 9। तो भारत के कुल ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आप पूछ सकते हो कि सर 9 राज्य हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? तो सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? ये क्या बताया था मैंने आपको? गुजरात की। और सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम लगती है किसकी? गोवा की। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो राज्यों में कौन सा हो जाता है? गुजरात। यद्यपि की सबसे बड़ी लंबी सीमा जो लगती है भारत की, वो लगती है अंडमान निकोबार की, पर वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों का क्रम कभी कोई पूछता है तो किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है समुद्र से, तो वो लगती है गुजरात की। और सबसे कम किसकी लगती है? तो लगती है गोवा की। ठीक है, अब कितनी लगती है वो भी देख लेते। तो भारत जैसे कि कितने राज्य हैं हमारे, ये देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के क्रम में हर राज्य की कोई ना कोई सीमा लगती है। ठीक है, तो उसी क्रम में देखेंगे हम। तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। कितनी? 7516 किलोमीटर भारत के तटीय सीमा की लंबाई है। और ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े हैं 1970 के। जब 1970 में भारत ने अपनी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई का मापन किया था, तो उस 1970 के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी थी? 7516 किलोमीटर। लेकिन अभी हाल ही में 2024 के अनुसार, कितना? 2024 के अनुसार जो हमारी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी? 11,098.83 किलोमीटर। कितना? 11,098.83 किलोमीटर। ठीक है, 83 किलोमीटर। अब ये कितनी % बढ़ोतरी हुई है पूछ ले, कभी कोई PCS में पूछ सकता है।
तो ये हुई है 48%, 48% के लगभग बढ़ोतरी हुई है किसमें, तो भारतीय तटीय राज्यों की सीमाओं में। ठीक है, तटीय राज्यों की जो हमारा तटीय राज्य हैं उनकी सीमाओं में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, तो वो हुई है 48% की। और ये 7516 1970 के अकॉर्डिंग था, और लेकिन 2024 के अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, 11,098.83 या 81 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हमारा, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि जो हमारा बृहद हिमालय है उसे किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, द करेक्ट नेम ऑफ द ग्रेट हिमालय इज काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। ठीक, तो बृहद हिमालय को जो एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है वो होता है, देखो, या तो कहते हैं उसको सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, सर्वोच्च हिमालय, या कभी कभी क्या कह देते हैं हमको, हिमाद्री। ठीक है, तो ये दो नाम ऐसे हैं जिनको हम कभी कभी ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम कौन से हैं, एक सर्वोच्च हिमालय हो जाता है और दूसरा हो जाता है हिमाद्री। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाता है, तो हिमाद्री। हिमाद्री एक ऐसा नाम है जिसे हम बृहद हिमालय के संदर्भ में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बृहद हिमालय जो है हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के संदर्भ में देख लेते हैं। जो हिमालय का ऐसा हिस्सा है जिसमें विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां हैं वो इसी ग्रेट हिमालय के संदर्भ में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। ऐसी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, मैकालू, ये जो जितनी बड़ी चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कहाँ पाई जाती है, ग्रेट हिमालय के संदर्भ। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अच्छा, भारत संदर्भ में भी दो सवाल आते हैं, कभी कभी पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूछता है भारत के अंदर तो कंचनजंगा हो जाती है, और जो अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 हो जाती है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में देख लेते हैं, भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, तो कंचनजंगा हो जाती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये मकालू, ठीक है, ये सारी चोटियां कहाँ मिलती हैं, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत मिलती हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत मिलती हैं। अब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है, तो नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कह रहा है कि एक तरफ इसने क्या दे रखी, चोटियां दे रखी हैं, और दूसरी तरफ दे रखी है उनकी अवस्थिति, जिस राज्य में वो स्थित है, उनका आंसर जानना है हमें। ठीक है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में दे रखी हैं चोटियां और दूसरी तरफ दे रखा है राज्य। ठीक, तो नौक्रेक कहाँ पाई जाती है हमारी, नौक्रेक पाई जाती है मेघालय में। ठीक है, नंदा देवी कहाँ मिलती है, तो नंदा देवी मिलती है उत्तराखंड में। अगस्तमलाई केरल में। दिहांग विहांग मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। अब देख लो, ए का चौथा, ए का चौथा कहाँ रहा, ए का चौथा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बी का कौन सा है, अगस्तमलाई बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, अच्छा दोनों में है। डी का कौन सा है, डी का दूसरा, तो डी का दूसरा यहाँ पे है, तो आंसर कौन सा हो जाता है, ठीक। तो ऐसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे 4 इधर दे रखे तो इसमें से 1-2 कभी कभी वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, बिटवीन विच रिवर्स इज द कॉमन कुमाई हिमालय लोकेटेड।
कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, ये देख लेते हैं। जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय, ठीक है, प्रादेशिक आधार पर, किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक आधार पर घाटी विभाजन के अकॉर्डिंग, घाटीय विभाजन, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा, पहला हिमालय कौन सा आता है हमारा, पहला पंजाब हिमालय, ठीक है, कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा नेपाल हिमालय, तीसरा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। तीसरा है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और चौथा क्या आ जाता है, असम हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में किन नदियों के बीच में है, तो प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है हिमालय को, 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। तो पहला हो जाता है हमारा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा आ जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा क्या आ जाता है हमारा, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा जो आता है वो होता है असम हिमालय, असम हिमालय। ये प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, अब पूछ रहा है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। तो नदियों के अंतर्गत हम देखेंगे, नदियों के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो पंजाब हिमालय है वो किन किन बीच के में है, सिंधु और सतलज। मैं लिख नहीं रहा, आप पर देखते जाना किन किन के, चलो लिख भी देता हूँ, किसके बीच में है, सिंधु सतलज। सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, पंजाब हिमालय। सतलज, ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा पड़ता है, तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। कौन कौन सा, सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा पड़ता है, काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा पड़ता है, तो नेपाल हिमालय। पूछ लेता कभी कभी। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा पड़ता है, तो पड़ता है असम हिमालय, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसमें कौन सा पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, पूछ कौन सा रहा है कि कुमायूं हिमालय किन किन के बीच में पड़ता है। तो कुमायूं हिमालय देख लेते हैं यहाँ से, कहाँ पड़ता है कुमायूं, ये रहा। तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा, का सतलज और काली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। कौन सा हो जाएगा आंसर, सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अब ऐसे ही कभी आपसे पूछ सकता है कि नेपाल हिमालय किस नदियों के बीच में पड़ता है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है काली और तिस्ता। मतलब आप 5 नदियों को याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देखा, जैसे सिंधु सतलज, फिर सतलज रिपीट हो गए, सतलज और काली, फिर काली यहाँ से काली तिस्ता, फिर तिस्ता ब्रह्मपुत्र। ऐसे हम चलेंगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन सा है, पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखते हैं और क्या हो सकता है, इनके बीच में क्या जानकारी मिल सकती है। तो जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है, कुमायूं हिमालय में ये मतलब गंगा और यमुना का क्या है, उद्गम स्थल है। कहाँ पड़ता है, कुमायूं हिमालय में। अब ऐसे ही नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ मिलेंगी, तो वो मिलेंगी नेपाल हिमालय में। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गई, अन्नपूर्णा, ये सारी की सारी चोटियां कहाँ मिलेंगी, नेपाल हिमालय में मिलेंगी। असम हिमालय हमारा तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में
पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आप जवाब हो जाएगा आपका सतलज और काली। कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है, कभी कभी मैच में पूछ लेता है। एक तरफ पंजाब हिमालय दे देंगे, ये सारे हिमालय का प्रादेशिक आधार पर, और दूसरा क्या नदियों का मैचिंग, तो पूछ लेता है कौन सी मतलब जैसे सिंधु सतलज के बीच में कौन सा पड़ेगा, तो पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा पड़ेगा, तो पड़ेगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। काली तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। इस तरह से हमारे आगे के प्रश्न हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेस्ड ऑन द लोकेशंस। कह रहा है कि जो पर्वत दिए गए हैं उनको क्या क्रम में लगवा रहा है, कैसे क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको लगाने के लिए बोल रहा है, तो लगा देते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है क्रम। तो भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनके अनुसार, किसके अनुसार, उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण। देखते हैं तो नंदा देवी कहाँ पड़ती है, नंदा देवी पड़ती है उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। K2 कंचनजंगा, ठीक है। अनाईमुड़ी वो दोड़ा बेट्टा, तो अनाईमुड़ी कहाँ पड़ेगी, अनाईमुड़ी पड़ेगी आपकी केरल में। कहाँ पड़ती है अनाईमुड़ी, केरल में। K2 काराकोरम जो है ये पड़ेगी आपकी कश्मीर में, अनाईमुड़ी केरल में, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, ठीक है। डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, K2, उसके नीचे नंदा देवी, फिर क्या आएगा 4 और 3, देख लेते हैं 2 1 4 3। सवाल का जवाब कौन सा हो जाएगा, B। 5 का कौन सा हो जाएगा, 5 का B। 5 का क्या हो जाएगा, B, क्योंकि क्या पूछ रहा है वो, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ, ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सा हमारा K2 कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड, अनाईमुड़ी केरल और डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस इन ऑर्डर, अब आ गया साउथ टू नॉर्थ, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर, इस बार क्या हमें लगवा रहा है, इस बार लगवा रहा है दक्षिण से उत्तर। लास्ट प्रश्न में क्या कह रहा था, उत्तर से दक्षिण। तो निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगवा रहा है, कहाँ से लगवा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ, जास्कर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। इनको दक्षिण से उत्तर लगाने के क्रम से पहले हम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण क्रम। अगर हमको उत्तर से दक्षिण पता चला तो नीचे से ऊपर कर देंगे। तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत मैंने आपको बताता हूँ मैं, तो जो श्रेणियों का क्रम होता है वो कहाँ जैसे बन जाएगा आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कैसे क्रम पड़ता है, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये क्या पड़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। अब आता है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर कहाँ पड़ती है, धौलाधर पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, ये क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। कैसा क्रम है, उत्तर से दक्षिण। अब इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, दक्षिण से उत्तर। तो धौलाधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, धौलाधर किधर है, 2, तो देखते हैं 2, धौलाधर, जास्कर, जास्कर कहाँ, 1 2 1 2 1, फिर क्या आ जाएगा, लद्दाख, 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 का मतलब कौन सा सवाल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 का ए, 6 का कौन सा हो जाएगा, ए। 2 1 3 4, क्यों, क्योंकि मैंने आपको उत्तर से दक्षिण क्रम बता दिया था, दक्षिण से उत्तर में क्या हो जाएगा,
उसका उल्टा हो जाएगा। तो धूलाधर कहाँ है? ये 2, ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है इन विच स्टेट इज अरावली रेंज लोकेटेड। अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में है, पूछ रहा है, ठीक है। चलते हैं इसके ढूंढते हैं और इसका जवाब। अरावली श्रेणी किस राज्य में है? अब देखो मैं एक यहाँ पे एक पैच है, अभी तो इसमें आपको 3 राज्य ऐसे दे रखे हैं जिनमें अरावली श्रेणी नहीं है, ठीक है। पर कभी कभी पूछ लेता है इसका दूसरा सवाल कैसे बन सकता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में अरावली श्रेणी का विस्तार है। क्योंकि अरावली श्रेणी जब कोई श्रेणी हो, पर्वत की चोटी हो, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक क्षेत्र, जैसे कोई मानो मरुस्थल है, नदी है, जहाँ पर्वत है, ये जो प्राकृतिक मतलब हमारे स्थल हैं, वो कभी किसी एक क्षेत्र में सीमित बन के नहीं रह जाते, वो कई क्षेत्रों में मतलब कई देशों में विस्तारित हो। जैसे कोई नदी है, उस नदी का उद्गम किसी में देश में हो सकता है, बहती किसी और देश में, और जो उसका अंतिम बिंदु जो होगा, ठीक है, मुहाना जहाँ बनाएगी वो किसी और देश में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, उनका किसी एक, जैसे पक्षी हैं किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं हो सकते। कुछ पक्षी आपको इंडिया में मिल जाएंगे, उसी तरह के पक्षी आपको किसी अन्य देश में भी मिल जाएंगे, अन्य देश के पक्षी किसी अन्य देश में मिल जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों की कोई एक भौगोलिक सीमा नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो कई क्षेत्र विशेष में फैली रहती हैं, पृथ्वी के कोने कोने में फैली रहती हैं। तो इसी क्रम में क्या है, पूछ रहा अरावली श्रेणी, तो श्रेणी है तो वो भारत के किसी एक राज्य में फैली रहे, ऐसी कम चांसेज रहते हैं, कम से कम 2 से 3 राज्यों तक वो उनका विस्तार मिल जाता है। तो अरावली श्रेणी क्या है, अरावली श्रेणी भी राजस्थान, जैसे गुजरात, अरावली श्रेणी ठीक है, अरावली श्रेणी गुजरात के कौन सा, पालनपुर, एक जगह है गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से क्या होती है, शुरू होती है। तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा, कहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, होते हुए राजस्थान हरियाणा होते हुए कहाँ पे ख़त्म होती है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली तक विस्तारित है। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में क्या फैली है, अरावली श्रेणी फैली है। तो कभी कभी अगले प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कभी नेक्स्ट टाइम कि अरावली श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से राज्य पूछ सकता है, मानो इनको हटा के इसमें यहाँ पे गुजरात कर देता, गुजरात, यहाँ पे आपका राजस्थान कर देता, राजस्थान तो ऑलरेडी है, मानो हरियाणा कर देता, ठीक है, और नीचे दिल्ली कह देता, 1 2 2 3 3 4 सभी, इस तरह से भी सवाल बन जाता नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें सही सवाल कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो अब अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान में। तो यहाँ से कितने सवाल मैंने आपके करा दिए कि राजस्थान का विस्तार किस किस राज्य में है, तो राजस्थान गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली पर जाके समाप्त होती है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कहाँ पे पड़ती है, आपकी पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। मुझे आई होप ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। भारत के राज्य दे रखे हैं एक तरफ और सबसे ऊंची चोटी दे रखी है, तो क्या पूछ रहा है, मैच पूछ रहा है, मैच। तो मैच देख लेते हैं। मैंने देखो अभी पहले बोला था गुरु शिखर, तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं। तो गुरु शिखर कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान में। तो बी का तीसरा देखते हैं इसमें, बी का तीसरा कहाँ है। तो बी का तीसरा, यहीं से हमें एक सवाल का जवाब मिल जाता है, सवाल का जवाब हमें यहीं से मिल जाता है। देखो कितना इजीली, इसलिए तो कह रहे हैं कि आप अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनोगे, मैं जो करा रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा नहीं तो हर प्रश्न में आपको कोई ना कोई टैकल करने के लिए पॉइंट मिल जाएगा। और जब हम PYQ कर रहे होते हैं ना एग्जाम में, तो वहाँ सारा खेल इसी दिमाग का, हमारा दिमाग काम किस तरह से कर रहा है। प्रश्न कभी कभी टफ आते भी हैं, पर वहाँ पे टफ प्रश्न से ज़्यादा कॉमन सेंस वाले प्रश्न आते हैं, जो बच्चे को धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हालांकि ये प्रशासनिक सेवा है किस चीज़ की, धैर्य की ही परीक्षा है। कभी कभी कोई बच्चा धैर्य नहीं रख पाता, टैलेंट से टैलेंट बच्चा वहाँ जाके बिखर जाता है,
सारा खेल तो धैर्य का है। अगर आपने वहाँ थोड़े से 2 घंटे के लिए पेशेंस अपना बना लिया तो प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझ के चलिए, आपको कुछ ना कुछ मेरे किया मतलब मेरे द्वारा कराए गए PYQ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रश्नों की सीरीज ही उसी तरह से कराई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अभी जैसे गुरु शिखर से हमारा एक सवाल बन जाता है, आपने अगर लास्ट वाला प्रश्न अगर सही से किया हो तो इसी से मेरा सवाल का जवाब मिल गया है, ठीक है। अब मुझे आगे का नहीं भी पता हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो जैसे धूपगढ़ है वो कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है। नागालैंड में कौन सी चोटी मिलती है, तो नागालैंड में सारामती मिलती है, और तमिलनाडु में डोडा बेट्टा मिलती है। अब देख लेते हैं, ए का 4 है, ठीक है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, मध्य प्रदेश डी का पहला है। लो हो गया सवाल। Which of the following mountain range is located in the Himalaya mountain range? कह रहा है कि कौन सी रेंज निम्न में से ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत में पड़ती हैं, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ठीक पूछ रहा है वो। चलो ढूंढते हैं इसका सवाल का जवाब। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। जैसे अन्नामलाई इसको पकड़ते हैं और सिरूमलाई इनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो अन्नामलाई कहाँ पड़ती है हमारी, अन्नामलाई पड़ती है पश्चिमी घाट में, ठीक है, और सिरूमलाई कहाँ पड़ती है, पूर्वी घाट में, ठीक है। तो कहाँ पड़ती है, पूर्वी घाट में। अब आपको इन्हीं से देख लेते हैं, जिसमें तीसरा होगा और जिसमें चौथा होगा वो इस सवाल का जवाब हो नहीं सकता। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो सवाल का जवाब क्या है हमारा, 1 और 2। चौऊ और लौस से कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैच लिस्ट फर्स्ट मिस लेस सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। एक तरफ हिल माउंटेन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दे रखी है, तो उसी तरह का सवाल पूछ रहा है, देखते हैं, ठीक है। सूची और पहाड़ी भारतीय राज्यों की अवस्थिति, ठीक है, पूछा बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, दूसरी पहाड़ी, इस तरह का सवाल पूछ रहा है कि कौन से सवाल किसका जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे बटेश्वर पहाड़ी है, कहाँ पड़ेगी आपका, जैसे बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है, बटेश्वर पड़ती है आपकी बिहार में। तो ए का तीसरा किधर है, ए का तीसरा इन दोनों में है, बी और सी, ठीक है। तो हमारे ये दोनों तो ख़त्म हो गए। अब जो भी हमारा सवाल होगा, सवाल का जवाब जो भी होगा बी और सी में से होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम बिलारी श्रृंखला, बिलारी कहाँ पड़ती है, बिलारी पड़ती है कर्नाटक में, ठीक। तो सवाल का जवाब क्या मिल जाता है हमें, बी का कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। सवाल का जवाब क्या हो जाता है, सी, ठीक। अब ऐसे ही जाओगे तो धोसी श्रृंखला कहाँ है, हरियाणा में, ठीक। धोसी श्रृंखला कहाँ पड़ती है, हरियाणा में, और चिन श्रृंखला कहाँ है, मणिपुर में। तो इस तरह से सवाल का जवाब कौन सा हो जाता है हमारा, तो आंसर मिल जाता है हमें सी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, यहाँ पे मिल जाता है हमें सी, क्योंकि बटेश्वर पहाड़ी अगर आप इससे भी देखोगे तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार में पड़ती है। अब इसमें से एक इसका एक कट गया, एक ये कट गया, तो जवाब का जवाब बी और सी इनमें से 2 मिलेगा। अब देखेंगे बिलारी श्रृंखला भी देख लेते हैं, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक पड़ती है, बी का क्या हो जाता है, चौथा, बी का चौथा यहाँ है, जिसका मतलब बी कट गया। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा हमारा, सी। सवाल का प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता है हमारा, सी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। Where is the मैकाल रेंज लोकेटेड अमंग द फॉलोइंग, पूछ रहा है कि मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है, एक मैकाल रेंज कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो मैकाल रेंज सीधा सीधा सवाल है। अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ में। हाँ,
कभी ये पूछ सकता है कि किसका विस्तार है, तो जो जैसे मैकाल रेंज आप जाओगे तो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेगी, तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, लेकिन किसका विस्तार है ये देखो, जैसे राजपीपला हो गई, सतपुड़ा पहाड़ी हो गई, इन सब का विस्तार क्या है, तो इन्हीं का पूर्वी विस्तार क्या है, इन्हीं का पूर्वी विस्तार मैकाल रेंज है। किसका? राजपीपला, महादेव पहाड़ी और सतपुड़ा, इन्हीं का क्या है, पूर्वी विस्तार है इनका। ठीक है, on which the of the following hill ranges in the डोडा बेट्टा पीक लोकेटेड, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अथवा श्रृंखला पर स्थित है। क्या पूछ रहा है, डोडा बेट्टा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो डोडा बेट्टा चोटी है, ठीक है, डोडा बेट्टा चोटी कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी में। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो नीलगिरी पड़ती है हमारी केरल और कर्नाटक की सीमा पे। कहाँ पे, जैसे ये स्थित है, तो ये केरल और ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पे क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी पे कौन सी चोटी है, डोडा बेट्टा। ठीक है, तो डोडा बेट्टा चोटी का संबंध किसे, नीलगिरी पहाड़ी से। अब ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारा ये पहुँच जाता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत। तो एक प्रश्न कभी कभी आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ध्यान रखना, कौन सी, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसको कहते हैं, कहते हैं अनाईमुड़ी को। क्यों कहते हैं, कि जिस तरह से उत्तर भारत मतलब पूरे देश की सबसे ऊंची चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। उसी तरह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। इसलिए दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसको कहते हैं, तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं अनाईमुड़ी को। किसको, दक्षिण भारत का एवरेस्ट अनाईमुड़ी को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सवाल कभी कभी पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अर्थात या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, एवरेस्ट कहा जाता है। डोडा बेट्टा चोटी कहाँ पे स्थित है, तो डोडा बेट्टा चोटी भी दक्षिण भारत में स्थित है, और इसको ये कहाँ पे मिलेगी, आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलेगी। कह रहा पोखरन इज लोकेटेड, पूछ रहा पोखरन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पोखरन पूछ रहा, पोखरन कहाँ पे स्थित है। तो पोखरन राजस्थान में स्थित है। अब पोखरन के बारे में जान लेते हैं कि पोखरन फेमस क्यों है। ठीक है, तो पोखरन वो स्थान है भारत का, ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का इसके संदर्भ में, कि जहाँ पे भारत का पहला परमाणु परीक्षण क्या हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पोखरन में। कब हुआ था, 18 मई 1974 को। इसलिए पोखरन क्या है, पोखरन हमारा एक मतलब ऐतिहासिक तो नहीं कहूँगा, पर हमारे लिए एक बड़ा खास स्थान है। क्यों, क्योंकि भारत ने यहाँ से परमाणु शक्ति हासिल की थी। ठीक है, परमाणु परीक्षण जो किया था वो यहीं पे किया था। इसको क्या, इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया था, नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। इसी तरह भारत ने अपना एक और परमाणु परीक्षण किया था, दूसरा, तो वो किया था 11 मई 1998 को। कब किया था, 11 मई 1998 को। और इसको क्या नाम दिया था, ऑपरेशन शक्ति। इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। तो इसी तरह भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे, इसमें से पहला किया था 10 मई 1974 को। ठीक है, 10 मई 1974 को, और नाम दिया था उसको स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 11 मई 1998 को, और उस परीक्षण को क्या नाम दिया था, तो नाम दिया था उसको ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसका सवाल क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया शेयर ए बॉर्डर विद पाकिस्तान। अच्छा,
कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इस प्रश्न को रखने का एक खास वजह है और वो वजह आप मुझे समझ सकता हूँ, जानते होंगे, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हुआ था, तनाव हुआ था, जिसे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। वो सिंदूर का मतलब ये था कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था तो आतंकवादियों ने हमारी बहुत सी बेटियों का माँ बहन मतलब उनका सिंदूर उजाड़ दिया था। तो और उसी का बदला लेने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अब क्योंकि ये प्रश्न क्या है, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए, क्यों, क्योंकि जितने हमारे अटैक हुए थे, जो एक दूसरे की कार्रवाई हुई थी, जवाब दिए जा रहे थे, वो उन्हीं इलाकों से दिए जा रहे थे जो बॉर्डर से लगे हुए थे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को डालने का एक खास मतलब है, खास मोटिव है। इससे पहले वाला प्रश्न भी क्यों है, क्योंकि दोनों देशों में तनातनी के बीच में आपने देखा होगा कि कई बार परमाणु शक्तियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे को इस बात की धमकी देती हैं कि अगर नहीं रुका या वो किसी भी स्थिति में हारने की कगार पे होते हैं तो वो परमाणु अटैक करने के लिए, क्योंकि लास्ट उनके पास ऑप्शन क्या रहता है, परमाणु हथियार ही लास्ट विकल्प है युद्ध का। अब क्यों, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ था, पोखरण में ही पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था। तो उसको डालने का मेरा मतलब क्या था, वो क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न सवाल पूछा जा सकता है और इसी तरह सीमाओं से लगा हुआ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले इसी तरफ प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा एक देखते हैं, पंजाब एक ऐसा राज्य जो सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर भी ऐसा राज्य सीमा बनाता है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को अलग करके एक और केंद्र बना दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये प्रश्न हालांकि पहले पूछा गया था पर मैंने रखा इसलिए है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगा, तो हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को जैसे अलग किया है तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक और हिस्सा बना दिया इसका, लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा भी क्या करती है, कश्मीर से लगती है। ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सवाल का जवाब क्या हो जाता है, तो ये ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और पश्चिम में ही हमारे जैसे गुजरात हो गया, नीचे राजस्थान हो गया, ऊपर जाओगे तो जम्मू कश्मीर, उससे नीचे आओगे तो पंजाब। जम्मू कश्मीर को अलग करके एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, जहाँ से हमारी पीओके जुड़ती है उससे। ठीक है, यहाँ सियाचिन है। तो इसी तरह से आप देखोगे, अगर आप देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब और आप जाओगे ऊपर तो राजस्थान और नीचे गुजरात। गुजरात में हमारा कौन सा, कच्छ वाला जो क्षेत्र है वो जुड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हिस्से हैं ये हमारे पाकिस्तान की बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं जो पाकिस्तान से भारत की सीमा जुड़ी होती है इन राज्यों के द्वारा। यहीं से जब देखा जाता है भारत या पाकिस्तान के बीच में कोई तनाव होता है तो यही वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से एक दूसरे को भारत जवाबी कार्रवाई करता है। ठीक है, तो कौन से राज्य, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान और गुजरात से। द रेड क्लिफ लाइन डिक्लाइन द बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, पूछ रहा है ये किस किस के बीच में रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, ये सवाल पूछ रहा है इसमें। इस प्रश्न को रखने का भी मेरा एक खास मोटिव है, क्यों है, क्योंकि ये प्रश्न भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, मैंने इन प्रश्नों को करंट से जोड़ के नहीं रखा है, सिर्फ सामान्य रूप से रखा है, क्योंकि सामान्य रूप से करंट में तो आप पढ़ ही लोगे, पर सामान्य रूप से पूछने का मेरा मतलब, रखने का मेरा मतलब मोटिव ये है ताकि जो आपसे छूटा हुआ हिस्सा है, करंट अफेयर में चीज़ें कंप्लीट कराई जाती है पर पूरा बच्चा नहीं पढ़ पाता है। ठीक, तो इस तरह की जो चीज़ें, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उन्हें हम छोड़ते हुए कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं, तो उसी क्रम में मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन आप समझ गए होंगे जब मैंने यहाँ रखा ही है, तो इसके सवाल का जवाब क्या हो जाता है वो भी देख लो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन सीमा का निर्धारित करती है। जैसे उत्तर और दक्षिण कोरिया, तो उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच में भी कोई ना कोई लाइन तो होगी। तो जैसे क्या है, 38 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 38 डिग्री जो रेखा होती है, 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा क्या करती है इनके बीच में, 38 डिग्री अक्षांश रेखा, 38 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में सीमा का विभाजन करती है। ऐसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी रेखा, 49, तो 49वीं अक्षांश रेखा, 49 डिग्री अक्षांश रेखा।
भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, इसलिए एक प्रश्न रखा गया है यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? म्यांमार की सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखवा रहा है। किसके सहारे? म्यांमार सीमा के सहारे। ठीक है, तो जैसे हमारा हिस्सा भारत है, ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा कौन सा उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है, यहाँ से देखोगे आप तो ये जो हिस्सा पड़ता है, ये कौन सा देश पड़ता है? हमारा म्यांमार। कौन सा हिस्सा है? म्यांमार। तो इसी से जो लगती हुई बाउंड्री है वो पूछ रहा है। तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा देश राज्य पड़ता है और वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इससे नीचे जाओगे तो क्या आ जाता है? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है 17। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ठीक है, मालदीव के साथ। कुछ प्रश्न में एरर सी लग रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8, 9, 10 डिग्री चैनल को हम एक्सप्लेन करते हैं, इससे हमारा जवाब मिल जाएगा। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसका एक बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल जो है ना, मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव एक अलग देश है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। तो क्या पूछ रहा है? मालदीव के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय कौन सा हिस्सा बनाता है? तो मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक। तो मिनिकॉय, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय मालदीव, ठीक। 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल में क्या होता है? तो जो मालदीव है, मालदीव के बाकी हिस्सों से अलग होता है मिनिकॉय, ठीक है। जैसे कवरत्ती होता है ना, तो बाकी हिस्सों से अलग होता है मिनिकॉय। मिनिकॉय के मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल में क्या है कि जो हमारा अंडमान निकोबार को अलग होता है, तो अंडमान का कौन सा हिस्सा? लघु अंडमान और कार निकोबार, इन हिस्सों को कौन अलग करता है? तो करता है 10 डिग्री। इसी तरह से ग्रेट चैनल जो है, तो ग्रेट चैनल हमारा ग्रेट निकोबार, मैं बोल देता हूँ, ग्रेट चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के द्वीप पड़ता है सुमात्रा। तो ग्रेट चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। इसी तरह से आता है कोको चैनल। तो कोको एक द्वीप है जो म्यांमार में पड़ता है, और हमारा जो लघु मतलब अंडमान निकोबार का एक हिस्सा पड़ता है हमारा कौन सा? उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको चैनल, किससे? म्यांमार से, म्यांमार के कोको द्वीप से। तो कोको चैनल क्या करता है? उत्तरी अंडमान को अलग करता है, किससे? तो उत्तरी और कोको द्वीप से, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? कह रहा भूटान के साथ कौन सी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। कौन सा? एक तो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, ठीक। तो इसमें से आप देखोगे तो बाकी के 3 करते हैं, नहीं करते तो मेघालय। तो केवल 4 इसका नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ? भूटान के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट अ शेयर कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? इसका सीधा सा वेनिस्ट नहीं, सीधा प्रश्न है, इसका सीधा जवाब हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो इसका सवाल का जवाब हो जाता है असम। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये है प्रश्न, यहाँ से देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित का उपयोग करते हुए सही कथन चुनिए। कह रहा है सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, ऑप्शन 1। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, अब इसके सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है? नहीं, सिक्किम भारत का नहीं। तो कौन सा है? गोवा। तो पहला क्या हो जाता है? गलत। अब तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा, ये गलत है। इसकी है, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा, ये है केरला। तो तमिल और लक्षद्वीप का आपको कोई मतलब आपका संबंध दिख रहा नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसकी किसके पास है? तमिल केरल के पास। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तो तमिल की सरकारी भाषा, लक्षद्वीप की सरकारी भाषा भी क्या है? मलयालम और अंग्रेजी। तो ये भी गलत हो जाता है। अब जिसमें 3 है उसको हटा दो। अब वो पहला गलत, तो हमारा सही कौन सा हो जाता? 2 और 4। तो सिलवासा दादर एवं नागर की हवेली है, ये सही है। पर दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को अब एक कर दिया गया और उसकी संपूर्ण मतलब दोनों की कॉमन राजधानी कौन सी है? तो कॉमन राजधानी हो गई है दमन। इन दोनों की कॉमन राजधानी क्या हो गई है? दमन हो गई है, दमन। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, इन दोनों को मिला दिया गया है और इनकी संपूर्ण राजधानी जो कॉमन राजधानी वो कर दी है दमन को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, आंसर 20 का डी। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा क्षेत्र प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भारत का कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ट्वेंटी 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज फॉल्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में क्या है? असत्य है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। 7वां बड़ा देश तो है भारत, तो पहला हमारा सही हो जाता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये जब सवाल आया था ना, तब ये सही था। हालांकि अभी जो वर्तमान में है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी दुनिया का पहला राज्य है। ठीक है, तो उस समय सही था ये। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी लगभग सही है। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, ये गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और हम एक शुरू से पढ़ते आए हैं, सनराइजेज इन द ईस्ट। सर पूरब, सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में। हालांकि देखो सूरज स्थायी है, वो कहीं भी नहीं टहलता, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। पर हम ज्ञान के क्रम में एक बात हमेशा पढ़ते आए हैं कि सनराइजेज इन द ईस्ट, अर्थात सूर्य पूरब में निकलता है। इसी बात से हम देख सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप समझ सकते हो, जब पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पूरब में ही निकल रहा है, तो सबसे पहली करण कहाँ पड़ेगी? जो भारत का हिस्सा पूरब में पड़ता होगा। तो सबसे पूरब में कौन सा हिस्सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा ये वाला विकल्प क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा कथन पूछ रहा है? असत्य। तो इसके क्रम में ये हमारा असत्य हो जाता है। Which of the following statement is are correct with the reference of India? भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा अब पूछ रहा है? सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अभी वहाँ 7वां था, तो यहाँ छठा कैसे हो जाएगा? पहला हमारा गलत हो जाता है। संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, ये हमारा सही है। 2 याद रखना, 2.4% जमीन का हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है और अक्षांश विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय भारत नहीं है। तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3। भारत शीतोष्ण में भी उपोष्ण में भी है, ठीक है। ऊपर का जो हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला हिस्सा है वो किसमें पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो हमारा ये गलत हो जाता है, ये वाला हिस्सा हमारा गलत हो जाता है। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो हमारा ये हो जाता है 2 और 3। कौन सा सही हो जाता है, 2 और 3 हमारा सही हो जाता है। अब इसमें एक जो है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, अक्षांश विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारी कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कर्क रेखा जो जैसे हमारा भारत है ना, तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे ये हिस्सा हमारा बनते हुए आता है तो बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे 2 हिस्सों में बांट देती है, एक उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत, ठीक। अब ये भारत के 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। वो राज्य कौन से हैं लिखने की बजाय सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। इधर से चलेंगे हम पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जो आज 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है, उसमें पहला राज्य पड़ता है हमारा गुजरात, उससे आगे बढ़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, फिर आप बढ़ोगे त्रिपुरा, फिर आप बढ़ोगे तो मिजोरम। ये जो राज्य हैं हमारे 8, ये क्या हैं, ऐसे राज्य हैं जिनका जो कर्क रेखा से होकर, जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो मिजोरम, फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद एक राज्य पड़ जाता है झारखंड। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों के संदर्भ में फिर से देख लेते हैं। तो 8 राज्य कौन से हैं, तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के आगे चलोगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के आगे चलोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा के आगे मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। Which of the following states is not included in 7 sisters of India? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो देखो, जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी, जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर हिस्सा है जो हमारे इस क्रम में निकलता है यहाँ से। ये जो हिस्सा है हमारा, ये कैसा हिस्सा पड़ता है, ये इसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर इसमें जो है वो 7 राज्य पड़ते हैं, ठीक है। अभी 7 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय है, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है। ये 8 राज्य हैं। 8 में से जो नहीं है वो देख लेते हैं। तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, यहाँ पे असम पड़ता है, वो है। नहीं है तो सिक्किम, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं पड़ता है, तो वो है सिक्किम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत का ग्रीनविच, तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उज्जैन का प्राचीन काल से ही हमारा जो समय के हिसाब से देखें, समय देखने के लिए उज्जैन का शुरू से ही प्रयोग करते आए हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत का जो ग्रीनविच कहा जाता है वो हमारे उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि समय की गणना के संदर्भ में शुरू से ही इसको उज्जैन को हम देखते हुए आए हैं। तो उज्जैन ऐसा क्षेत्र है जो ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच पड़ता है हमारे इंग्लैंड में, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर यहीं से होकर गुजरती है। कहाँ, कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अभी इसका आगे फिर से प्रयोग होगा, इसलिए ध्यान रखिए। Which of the following longitude meridian did India see the first ray of sunrise of the new millennium? भारत ने नई शताब्दी में सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी थी। ठीक है, इसका सीधा सा सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल कभी कभी रिपीट होते हैं, बस रिपीट होगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 92 अंश 30 मिनट। और यहाँ पे एक हमारा हिस्सा पड़ता है, कौन सा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है। तो 21वीं शताब्दी ने, कौन सी शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 21वीं
21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी में भारत में जो पहली किरण पड़ी थी तो वो पड़ी थी अंडमान निकोबार में, ठीक है। 12 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 12 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या पड़ी थी, तो हमारी किरण पड़ी थी, पहली किरण, सूर्य की पहली किरण। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द सन फर्स्ट अपीयर इन इंडिया। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। इसके सवाल का जवाब मैं अभी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो वो पड़ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सनराइजेज इन द ईस्ट। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्य जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सूर्य पहुंचता है गुजरात में। इसलिए गुजरात और अरुणाचल के प्रदेश के समय में जो अंतर लगभग 2 घंटे का होता है, ठीक है। अगर सूर्य उदय गुजरात अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले आता है तो 2 घंटे बाद गुजरात में दिखाई देगा। इसलिए गुजरात भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, इसको ध्यान रखो, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा ये कहलाती 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इलाहाबाद के नैनी या प्रयागराज, इस समय क्या बोलते हैं इसको, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और ये भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, ठीक है। ये इस क्रम में भारत के 5 राज्यों से होकर और गुजरती है, जिसमें पहला क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5वां क्या है, आंध्र प्रदेश। तो प्रधान मध्याह्न रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और 5वां क्या है, तो 5वां है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 0 डिग्री देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। अब 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में लगभग 5.5 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। क्यों रहता है उसका आपको मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। तो इंग्लैंड के 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। तो ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो किस में से गुजरती है, मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत के कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटती है, बराबर हिस्सों में, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से 8 राज्य हम देखते चलते हैं। तो उसमें पहला राज्य क्या है हमारा, गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। फिर क्या आता है झारखंड के बाद उधर पश्चिमी बंगाल, तो कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती नहीं गुजरती तो किससे, मणिपुर से, ठीक है। तो कौन कौन सा 1 2 4 है इसमें, 1 2 4 मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी।
द फर्दर साउदर्न पॉइंट ऑफ द इंडिया, कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है पूछ रहा है वो, ठीक है। तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाता हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इसमें आप देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो पूछता है कि भारत में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक होता है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु। अब इसमें अंतर क्या है कि अगर सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो वो पहुंच जाता है अंडमान निकोबार के आसाद में, अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। पर पूछता है कि भारत में स्थित, तो भारत में आप जाओगे तो तमिलनाडु के पास, ठीक, तो तमिलनाडु के पास जो पॉइंट पड़ता है वो भारत में स्थित पड़ता है, ठीक। तो कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट सुदूर पूछ रहा है, तो यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है तो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर भारत में स्थित पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। द 9 डिग्री चैनल इज लोकेटेड बिटवीन, द 9 डिग्री चैनल अवस्थित है पूछ रहा है, इसके बीच में है। इससे पहले मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री कोको चैनल, ग्रेट चैनल बता चुका हूँ, तो उसी क्रम में सवाल भी आया है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। तो इसका सीधा सा सवाल क्या हो जाएगा, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। Which state has lowest elevation point in relation to the average sea level? किस राज्य का औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, तो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाता है हमारा, केरल। केरल में एक जगह पड़ती है कुट्टानाडा, ठीक है, ये समुद्र तल से भारत की सबसे निचली जगह है। अब और यहाँ पे क्या होता है कि कृषि के क्षेत्र से केरल की बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, केरल का धान का कटोरा, केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। द लोकेशन ऑफ इंडिया इज फाउंड इन, भारत की अवस्थिति पाई जाती है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ पाई जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसको मैं देखो बताता हूँ, जैसे ये है हमारा, ये अर्थ है हमारी, ये अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। तो भारत हमारा कहाँ पड़ता है, तो भारत हमारा इस हिस्से में पड़ता है, इसमें, इस हिस्से में। तो हमारा भारत कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी, क्योंकि यहाँ से क्या उत्तर है और इधर से, तो भारत की अवस्थिति क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। इसका सवाल का जवाब क्या मिल जाएगा, हमारा भारत यहाँ पे है, इसमें, इस हिस्से में भारत की अवस्थिति है इसमें। तो ये क्या है, इधर देखो, इधर ये जाओगे आप तो उत्तर, और ये इधर देखो, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये फिर क्या है पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम यहाँ पे आ गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक। तो भारत कहाँ है, ये उत्तर और ये पूरब, तो भारत की स्थिति इसमें है, तो क्या है उत्तर पूरब में, तो भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत की अवस्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। तो आज के हमारे ज्योग्राफी के पहले सेशन में हम 33 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमारे भारत का भौगोलिक विस्तार था, ठीक है। भारत की जो सामान्य जानकारी थी उस क्रम में मैंने आपको सवाल कराए और उनका जवाब भी दिया है, ठीक है। अब हम ऐसे ही ज्योग्राफी की और कुछ क्लासेज करेंगे जो हमारी आने वाला एग्ज़ाम जो अर्थात यूपीपीसीएस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि उसको करने से आपके ज्योग्राफी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं और छुपे हुए तथ्य हैं वो आपके सामने भी आएंगे और प्रश्न करने में आपको सहजता महसूस होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।